अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, कश्मीर के इंतखाबी मरहले के पहले हिस्से में मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी कामयाबी पर जश्न मना रही है, जबकि पीपल्स पार्टी एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है और नून लीग के ऊपर धांधली के इल्ज़ामात लगाती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज कर रही है और आज वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी के मार्च के ऊपर एक इंतज़ामिया की तरफ से दावा बोला गया, जिसके बारे में अवामी एक्शन कमेटी दावा कर रही है कि उनके बहुत सारे लोगों को उसमें ज़ख्मी किया गया और बहुत सारे लोगों को हलाक किया गया, जबकि रियासती इदारे और हुकूमत पाकिस्तान इन दावों को मुस्तरद करते हुए ये दावा कर रही है और मरकज़ी हुकूमत, वफाकी हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पे ये बयान आया है कि ऐसे कुछ शरपसंदों ने इंतज़ामिया के ऊपर हमला किया था। ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान के रियासती इदारों ने किसी को निशाना नहीं बनाया। असल हकीकत क्या है, कश्मीर की सूरत हाल क्या है, कश्मीर कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। वैसे तो हज़रत कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, और आज ये शारक किस पोजीशन में है, किस हालत में है और वहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन क्या है, आज अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। आज यही हमारा मौजू है और हर शख्स ये जानना चाहता है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट का तारफ़ करवाऊँ, लेकिन मैं दो स्टेटमेंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो राना सनावला साहब फरमाते हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये जो लोग थे वहाँ पे शरपसंद, उनके ख़िलाफ़ एक्शन किया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक ये लोग किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। मैं ऐसे लोगों को यही समझता हूँ कि ये भारतीय है, यानी भारत के एजेंडे के साथ ये लोग खड़े हैं, तो लिहाजा ऐसे लोगों से किसी तरह की रू रवायत नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद मौजूद हैं, मरूफ तजियाकार हैं और आप सब उनको जानते हैं, हालात पे बहुत गहरी नज़र। दूसरे मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इंतहाई सीनियर सियासतदान फरदोस शमीम नकवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में शामिल। तीसरे मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं आसिफ बाजवा साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ MPA हैं। जुल्फ़िकार अली बदर, पीपल्स पार्टी के बड़े ज़बरदस्त और बड़े पढ़े लिखे लीडर, जो हालात को बहुत ही अपने गहरे मुतालिया के साथ भी देखते हैं और बात का तरीका और सलीका भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए जी, कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है आप इसको किस तरह देख रहे हैं? वहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी के दावे हैं, हुकूमत पाकिस्तान के दावे हैं, अमूर कश्मीर के वज़ीर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, राना सनावला साहब कुछ कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ कह रहे हैं। ये ऐसे मौके के ऊपर नून लीग की विक्ट्री और ये सारी सिचुएशन और इसकी हसासियत क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार भाई। देखिए, अफसोस तो बहुत होता है कि ये तमाम वायलेंस को देख के, जो कि कभी मुझे नहीं याद है कि कभी किसी इलेक्शन के वक्त या इलेक्शन से पहले भी कभी इस तरह के ये वायलेंस हुआ हो आज़ाद जम्मू कश्मीर में। यकीनन हमें हमेशा हमारे ज़हन में आता है कि हमारा कश्मीर कॉज जो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो बाहर का जो फॉरेन मीडिया है, अल जज़ीरा हो गया, BBC और बाकी और मीडिया चैनल, ये जनाब अपनी वो तमाम वो डिटेल देख रहे हैं जो कि हमारे जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो उससे क्या होता है कि लोगों के ज़हन में खामखा शकूक और शुबा पैदा होते हैं कि जनाब ये फॉरेन मीडिया क्या कह रहा है, हमारा नेशनल मीडिया क्या कह रहा है, हमारा नेशनल मीडिया क्यों नहीं कवरेज कर रहा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बेहतर होता कि हमारा नेशनल मीडिया भी कुछ इवेंट्स को कवर करता, ताकि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है वो होती और लोगों में इस किस्म की बदगुमानी और ये ऐसी अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन ना होती। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ब्लेम करता हूँ पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी। भाई, ये आपका काम है। अभी इस वक्त तो अभी भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो मेरा ख्याल है तारर साहब ने वो सही फरमाया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और ये पिछले 1-1.5 साल से जो हंगामा हो रहा है ये वक्फे से होता रहता है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी वगैरह। तो
तो पीपल पार्टी की हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं थी, कोई उनके पास वो विजन नहीं था कि नोइंग कि भाई अगर इसको हम पॉलिटिकली इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, अपना डेमोक्रेटिकली इसको कंट्रोल नहीं करते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। और फिर वही बात कि इससे कश्मीर कॉल जो है वो इफेक्ट हो सकता है, और हमारा जो हमेशा का दुश्मन है इंडिया, वो इससे फायदा उठाएगा। ये देखिए जनाब, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर यानी कि हमारे आजाद कश्मीर के अंदर ये देखें क्या हो रहा है, तो उनको तो फिर मौका मिल जाता है। तो बेसिकली मैं तो होल्ड करता हूँ रिस्पॉन्सिबल हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को। अब पीटीआई जो है, उन्होंने उनको पहले बल्ले का निशान मिल गया, फिर उसके बाद उनका बल्ले का निशान गालिबन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो रिवर्स हो गया, तो पीटीआई ने तो बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया, वो सीन से गायब हो गई। हालांकि मैं कई दफा सोचता हूँ कि पीटीआई को चाहिए कि आफ्टर ऑल टू बी पार्ट ऑफ द, टू कीप द डेमोक्रेटिक प्रोसेस गोइंग, उनको चाहिए था कि इवन एन इंडिपेंडेंट 2024 के इलेक्शन भी उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चलाए थे ना, तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ले आते ताकि एक और अच्छा मुकाबला होता फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये पीएमएलएन और पीपल पार्टी के दरमियान जिस तरह की वो बिलावल साहब जो बातचीत कर रहे हैं कि ये तो और पार्ट ऑफ न्यूरा कुश्ती स्ट्रैटेजी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादातर उनका पीपल पार्टी का जोर वहां पे रहा है, और यहाँ पे पीएमएलएन का भी मीरपुर के इलेक्शन में, और अभी 2 इलेक्शन और होने गालिबन 3 फरवरी में है। सो माय पॉइंट इज दिस कि देखिए, जब ये ऐसे पॉलिटिकल मसाइल जो होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है कि वो इसको खुशफिल्मी से एमिकेबली वोट रिजर्व कर रहे हैं। ये नहीं कि आप इसको ये छोड़ दें अपना पुलिस के सीनियर अफसरों के ऊपर, या फिर उसके बाद और गवर्नमेंट ऑफिशियल पे आप छोड़ दें, या सिक्योरिटी एजेंसी पे छोड़ दे, तो वो तो फिर जाहिर बात है आम लोग जब बाहर निकलेंगे फिर टकराव भी होगा, वायलेंस भी होगा, और फिर ये इस तरह की सूरत यानी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप का कसूर है कि उन्होंने बर वक्त, बहुत नाकामी है। अच्छा, उनका फेलियर है। आजाद कश्मीर के जो मामलात हैं वो हमेशा से पहले क्या होती थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस याद आपको, चौधरी अतीक साहब, उनके वालिद साहब और वो सिकंदर साहब होते थे मरहूम, वो सारे जो कश्मीर के लिबरेशन के ब्रिगेडियर साहब जब अपोजिशन जो है, जो पीटीआई, देखें पीटीआई सबसे बड़ी अपोजिशन थी वहाँ पे और सबसे बड़ी पॉपुलर जमात होने की दावेदार है। पीटीआई अगर अवाम को इस तरह छोड़ के एक साइड पे हो जाएगी तो फिर वायलेंस भी आएगी, फिर ऐसे शर्पसंद अनासर भी बीच में आ जाएंगे और वो अवाम को, उस जथे को, मॉब को लेके लीड करेंगे, तो उसका नतीजा तो टकराव ही होगा। आप देखें कोई रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप अगर होती वहाँ पे अपोजिशन के अंदर उस क्राउड को लीड करते हुए, तो ये सूरत हाल तो ना होती। नकवी साहब आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो एक मेरी बात काइंडली सुन लें। अगर पीएमएलएन जो है, पीएमएलएन अभी नवाज शरीफ साहब पाए के और लीडर आए, चले ये तो इलेक्शन कैंपेन का वक्त था, लेकिन पॉइंट ये है कि पहले भी तो आ सकते थे ना भाई। पीएमएलएन जो है जरूरी नहीं कि जब पावर में हो तो तभी वो आजाद कश्मीर के अंदर अगर किस तरह एबनॉर्मल हालात हो गए तो वो they should have acted, they should have intervened for the sake of आजाद कश्मीर। सारी जमातों को जाना चाहिए ब्रिगेडियर साहब, नूनली को भी सारी जमातों को पहले जाना चाहिए। ये जब इलेक्शन आता है तो सारे जाके, बहुत देर कर दी लोगों ने, बहुत लेट कर दिया इन्होंने, हमें वी बीन लेट डाउन बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री जब आजाद कश्मीर के भी जो हालात हैं। बिल्कुल ठीक है नकवी साहब, वैक्यूम क्रिएट होगा तो कोई ना कोई फिल तो करेगा। देखिए, बुनियादी तौर पे जमहूरियत के कुछ तकाजे होते हैं। अगर मैंने ब्रिगेडियर साहब की बात को बड़े गौर से सुना, मेरे ख्याल से वो आज़ाद कश्मीर के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए से कुल्ली तौर पे वाकिफ नहीं। पीटीआई ने अपनी पार्टी रजिस्टर कराई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कश्मीर ने हमें सिंबल दिया और हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया कि इनको ये इलेक्शन नहीं अलॉट किया जा सकता विदाउट इवन गिविंग एनी रीजन और रैशनल। बड़ी बड़ी जमहूरी बात की हाई कोर्ट ने, किसके कहने पे की ये मुझे नहीं कहना चाहिए। चलिए, हमने उस पर भी कहा हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटे। रावला कोर्ट के अंदर हमवाद भी हो जाती हैं और कश्मीरी आके बैठ भी जाते। इंटरनेट बंद कर दिया जाता है,
अस्पताल के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि लाशें नहीं दी जा रही उन्हें। किसी इलाके में भी इलेक्शन कैंपेन नहीं हो सकती जहां अमन ना हो, जहां लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, जहां लोग आज़ादाना तौर पे अपनी राय का इजहार ना कर सके, तकारीर ना कर सके। आपने जो भी ग्रोथ था जिससे आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे, पहले तो आपने किसी सियासी जमात से नहीं की, आपने जॉइंट एक्शन कमेटी से गुफ्तगू की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने कॉल की कि दूसरी पार्टीज को भी ऑन बोर्ड लेते कि उनका भी स्टेक होता, लेकिन आपने एक की और 4-6 महीने बाद ना आपने आईनी कोई तरमीम की जो वादे किए थे, आपने सुना दिया अपना फैसला कि जी अब हम 12 सीटें जो हमने कहा था हम ख़त्म कर देंगे वो हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसके लिए आईनी तरमीम चाहिए। उसमें वो एहतजाज में चले गए। चलिए समझ में आ गई बात, भाई बैठ के बात करो, वो भी पाकिस्तानी है। आपने दूसरा काम कर दिया, आपने उसकी तमाम लीडरशिप को रॉ का एजेंट कर दिया, गद्दारी का फतवा डाल दिया, लोग और पे नाम सो गए। आज भी आप देखें 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया इस वाक़े को, देयर इज स्टिल अंडर प्रोटेस्टिंग और सिचुएशन इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। सच और झूठ के दरमियान कितना फासला है? मौला अली का कौल है चार उंगलियां, जो कान से सुनते हो वो झूठ हो सकता है, जो आंख से देखते हो वो झूठ नहीं हो सकता। तो इस 4 उंगलियों के फासले ने बहुत कुछ मसाइल पैदा कर दिया। ये कह रहे हैं कि 40% टर्नआउट था और आंखों देखे वाले कहते हैं 10% से भी कम था। कौन सच बोल रहा है? अगर 10% वाले सच हैं तो इजाद के जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को एनल हो जाना चाहिए। फिर आप देखिए कमाल, जो पार्टी थी जो 2024 के इलेक्शन में साथ खड़ी हो गई थी, और मैं कराची की मिसाल दे देता हूं कि पीपल्स पार्टी ने कराची के नताइज को कबूल किया जबकि उन्हें पता था कि MQM जो है वो 4थे नंबर पे आई है। 22 सीटें कराची के ऊपर नेशनल असेंबली की, वो कहीं नजर नहीं आती थी MQM एज अ जमात। दे वर नॉट रनर्स अप, दे वर नॉट नंबर 3, दे वर नंबर 4। हैदराबाद के अंदर भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी, लेकिन खामोश रहे इख्तिदार की खातिर। आज वही चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि ये दोबारा से वही धांधली हो रही है जो 24 में हुई थी। अच्छा जी, सच तो निकलता है, सच तो निकलता है, आएगा। नकारे खल्क के बारे में जो है वो लोग कुछ सुनना नहीं चाहते। ठीक है, पाकिस्तान आवाज उठाना जुल्म है, जो आवाज उठाएगा उसको मार दिया जाएगा। नकवी साहब आप क्या बात कर रहे हैं? आप आवाज उठा रहे हैं, रोज बात करते हैं, ब्रिगेड साहब ने बात की है, हम बात कर रहे हैं, ऐसी कोई अच्छा बात? जनाब, अब जुल्फ़िकार राहत साहब, पता नहीं आपको किस दिन खबर मिल जाएगी मेरे भी उठ जाने की। नहीं, वो तो सब ने मेरे उठना है, ऊपर भी सब ने उठना है। बात देखें, बात करने में, अब्यूज करने में, गालियां देने में, रियासत को गालियां देने में और बात करने में बड़ा फर्क है। बिल्कुल अंदाजा नहीं है। यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट आई गो थ्रू। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत की खातिर ये आवाज बुलंद करता हूं। मुझे कोई 72 साल की उम्र में कोई वजारत नहीं मिलनी, कोई सदारत नहीं मिलनी, लेकिन पाकिस्तान में अगर आवाज बुलंद करनी बंद कर दूंगा, सच बोलना बंद कर दूंगा, तो इस कौम का क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं अपना जो भी थोड़ा सा हिस्सा जिहाद में डाल सकता हूं डाल रहा हूं, बट डोंट से कि थिंग्स आर सेम, दे आर नॉट। यहां जितना जुल्म इस्तबदाद है, पूछे रिजवी बरादरान से, जिंदा है मर गए, कहाँ है, कोई पूछता है? अच्छा जी, पहले इंटरव्यू में लेते थे, नकवी साहब हर आदमी इधर जो है अपनी मसलियतों में पूछा। चलिए आप जाइए दूसरों की तरफ। नकवी साहब आपका व्यू पॉइंट आ गया। जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, उन्होंने इस मुल्क में क्या कुछ किया है वो भी आपको पता ही होगा। एक वक्त था पूरे मुल्क को होस्टेज बनाया हुआ था। मैं तो उनके साथ कभी नहीं था। नहीं, आप मेरी गुजारिश सुन लेना। ये जितनी इंक्रोचमेंट, हमने तो सुने, इस मुल्क के अंदर जितनी इंक्रोच,
ये इस मुल्क के अंदर जितनी इंक्रोचमेंट हुई है, इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, इन्होंने इस रियासत का जो बेड़ा गर्क किया है और जो इसकी शक्ल को डीफेम किया है, इसकी भी एक लंबी कहानी है। ये कहाँ से लोग आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं, बार इस पे भी कभी बात होगी। हमारे साथ जुल्फकार अली निकलते हैं, लंदन भी चले जाते हैं, जुल्फकार अली भी दिया जाता है, जुल्फकार अली लोगों को इख्तियार भी दिया जाता है। ठीक है, जुल्फकार अली बदर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं पहले ज़रा आसिफ बाजवा साहब आपके पास आता हूँ। बाजवा साहब, आपकी जमात कश्मीर में जश्न मना रही है, वहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं, कश्मीरी कहते हैं जी हमें मारा जा रहा है, और पीपल्स पार्टी कहती है कि जी आपने उनका मैंडेट ही बलडोज कर दिया। नकवी साहब कहते हैं कि टर्न आउट बहुत मायूस कुन था। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल फारग हो गई है, उसने अपना रोल प्ले नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया जुल्फकार साहब। सर गुजारिश ये है कि ये आज एक जो अहम मसला है, इसके ऊपर आपने बात करना शुरू किया है, ये आज का बर्निंग इशू है। लेकिन मैं आपको बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा कि ये एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की। इसमें मैं बड़े कैटेगोरिकली ये कहना चाहूंगा कि तमाम पार्टीज, कोई भी पार्टी हो, जब वो इलेक्शन हारती है तो वो कहती है रिगिंग हुई है, जब वो इलेक्शन जीतती है तो वो कहते हैं कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री है। मिसाल के तौर पे 2013 से लेकर के जब जब एक पार्टी की एक सूबे में हुकूमत थी, वो कहते थे वहां इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हुए हैं। अगर उनकी फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत नहीं बन सकी, उन्होंने कहा कि रिगिंग हुई है और 35 पंक्चर लगाए गए हैं। जब किसी और पार्टी की एक सूबे में हुकूमत हो और वो मरकज में पाकिस्तान के साथ एक कोलेशन गवर्नमेंट बना के बैठे हुए हो, तो वो कहते हैं कि ये जी रिगिंग हुई है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, लेकिन सूबे में उनकी हुकूमत है, उसको नहीं, उसको वो भूल जाते हैं। आज से चंद दिन पहले जब जीबी में इलेक्शन हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं। आज अगर कश्मीर में वो इलेक्शन हार गए हैं तो वो कहते हैं कि ये रिगिंग हुई है। बात ये है कि क्या आपने नहीं देखा कि एजेके में किस पार्टी की गवर्नमेंट है, किस पार्टी ने इलेक्शन करवाए हैं, किस पार्टी के कैंडिडेट्स के घरों से जो बैलेट पेपर है वो बरामद हुए हैं, और क्या क्या उन्होंने किया और क्या क्या नहीं किया। उनकी अपनी प्राइम मिनिस्टर से सारा कुछ वहां पर था। लेकिन आज अगर वो इलेक्शन, ये देखें, ये इस बात से मैं एग्री नहीं करता जो ब्रिगेडियर साहब ने की कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप का फेलियर है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने, जब ये कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी आई, उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, राणा सनाउल्लाह साहब और दूसरे जो काबरीन थे, केपी से तल्लक रखते थे, जो मिनिस्टर है कश्मीर के, उनकी एक कमेटी बनाई। वो गए, उनसे पूछा कि इशू क्या है। उन्होंने कहा कि 12 सीटों का इशू है, ये क्यों जाती हैं 12 सीटें। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसके ऊपर आप अपने हमारा भी ये वर्जन है कि हम ये फैसला जो है वो करेगी, जो आपकी कैबिनेट है वो करे, या फिर आपकी जो मेंबरान है पार्लियामेंट के वो करें। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसके ऊपर नहीं मानते आपकी बात को। उन्होंने कहा कि आप, वो कहते थे कि फौरी तौर पे इसको बीइंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसको खत्म कर दें। हमने कहा कि आप कश्मीर में, आप कोर्ट में चले जाएं। वहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नहीं हो सकता, ये बाकायदा तौर पे 2/3 मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट आएगी। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्लियामान ही करेगी। वो पार्लियामान में गए, उस पार्लियामान ने, जो गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, उसने कहा कि चूंकि हम ये समझते हैं कि इलेक्शन सर के ऊपर है, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, अब नया मैंडेट आने जा रहा है, तो हम ये समझते हैं कि ये हम नहीं फैसला कर जो आए तस्लीम नहीं किया। और हमने तो कभी से उनको एंगेज करने की कोशिश की तरीके से, ठीक है, और उसमें
तमाम पार्टी से। हाँ जी बाजू साहब, बिल्कुल आपको ठीक है, बारी है जी। आपका व्यू पॉइंट आ गया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? आपकी पार्टी तो एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है और आप कह रहे हैं कि फॉर्म 47 वाले जीत गए हैं और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। तो आप वो कहते हैं कि जी जब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपको गवर्नमेंट मिल गई तो उस वक्त ठीक था, अब यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट की मौजूदगी में अगर आप हार गए तो यहाँ पे गलत है। ये ऐसा क्यों है, तज़ाद क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राज साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ा क्लियर स्टांस है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैंपेन कर रहे थे, उस टाइम भी उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खदशात का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कोशिश की जा रही है मैंडेट को चोरी करने के लिए। और आपको पता है बहुत सारी सीटों पे नताइज भी रोक लिए गए और उसके बाद बिलावल साहब ने इसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया और चीजों के बहुत सारे हल्का बाप के अंदर जो है वो आवाज उठाई और पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई। तो उसके बाद जाके फिर इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो जो नताइज रोके हुए थे उन नताइज का ऐलान किया गया और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां पे जो है हुकूमत बनाने दी गई। तो ये जो खदशात हैं, ये हमने बिल्कुल नहीं कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए। हम ये कहते रहे कि वहां पे कोशिश की गई, लेकिन वहां पे आवाज उठाने पे और मामलात को रोकने पे वो चीजें उस तरह के खातिर खा नताइज नहीं हासिल कर सकी लोकल इंतजामिया। यहाँ पे चूंकि जो एक फ्रेमवर्क तय किया गया है कि इसको पार्ट्स में करवाया जाएगा, और मैं तो ये बात पहले भी टीवी पे कर चुका हूं, ये बात आपके प्रोग्राम से, आपके प्लेटफॉर्म से दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा फॉर्मूला तैयार किया गया था और आप देखेंगे इसको जो 3 पार्ट्स में किया गया है, इसी फॉर्मूले को बेस बना के पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन को भी 3 हिस्सों में करवाया जाएगा या 4 हिस्सों में करवाया जाएगा या 5 हिस्सों में करवाया जाएगा, क्योंकि ये एक तजर्बाती तौर पे एक नया एक्सपीरियंस करना था फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कामयाब हो गया। जिसको उन्होंने कहा कि जी इतनी हमारे पास स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो इसको आप पार्ट्स में करवाएं। तो बेसिकली ये तजर्बे के तौर पे किया गया और इसको बेहतर तौर पे मनूवरिंग के साथ चीजों को फॉर्मुलेट किया गया और खातिर खान नताइज हासिल कर लिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वजह से आवाज उठा रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वजह से आवाज उठा रहे हैं क्योंकि हमें तो 2024 के भी नताइज के ऊपर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं थी, उसमें भी हमारी रिजर्वेशन थी, लेकिन हमने निजाम चलाने को, जमहूरियत को मुस्तहकम करने को, पार्लिमानी निजाम को मजबूत करने को और इस निजाम को जारी रखने को हमने कहा कि ठीक है। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, ऐसे क्या नहीं, गलत नताइज को तस्लीम करने से क्या सिस्टम मजबूत हो जाता है? उस पर तो शफाफियत होनी चाहिए, सही इलेक्शन होने चाहिए। गलत नताइज तो जुल्फ़िकार राज साहब 1990 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती थी, हरा दी गई। असगर खान पिकेगिस पढ़ लें। 1993 में तमाम शहरों से पीपल्स पार्टी को कट डाउन टू साइज किया गया, शहरों से सीटें हरा दी गई, हमने फिर भी गवर्नमेंट बनाई। 1997 में पंजाब के अंदर एक सीट नहीं पीपल्स पार्टी को मिली, फिर भी बीबी शहीद 17 सीटों के साथ पंजाब कौमी असेंबली के अंदर ऑपोजिशन लीडर किया। 2002 के इलेक्शनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी आई तो 11 सीटों से पीपल्स पार्टी के बदर साहब आखिर बना दिया गया। आखिर हमारे सियासतदान ये लूली लंगड़ी हुकूमतें इस तरह यानी धांधली ज़दा मैंडेट इसको कबूल क्यों करती हैं? क्या इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप एक टेन्योर कहें कि जी हमें नहीं चाहिए, नहीं हम इसको शफाफियत हमें चाहिए, तो जब आप कंप्रोमाइज एक स्टेज पे कर लेंगे तो फिर सारी जिंदगी करना पड़ेगा। आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि जब आप किसी एक स्टेज पे, यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई हुई हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इस फ्रेमवर्क में आ गई हुई है। उनके पास कोई हल ही मौजूद नहीं है कि वो किस चीज से बाहर निकले। उसके लिए आपको पॉलिटिसाइजेशन करनी पड़ेगी, अवाम के पास जाना पड़ेगा, पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, अवाम के साथ जाके उसको करना पड़ेगा। यहाँ पे अवाम वोट डालती है तो वोट किसी को डालती है और वोट निकलता किसी और का है, इलेक्शन जीतता कोई और है और जी किसी को जिता दिया जाता है। तो इस पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाज उठाती रही है। तो यही तो जुल्फ़िकार अली बदर साहब,
जुल्फकार अली इस भदर पे साहब, आवाज उठाते सीओडी रहे हैं। सीओडी में यही तो तय हुआ था कि कोई पार्टी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से रजू नहीं करेगी, उनके पास नहीं जाएगी और गेट नंबर 4 से गुजर के इक़्तिदार में नहीं जाएगी। लेकिन उसके बाद भी जिसका दाव लगता है वो जाके सलूट मारता है और अपना हिस्सा ले लेता है। और आज भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करके इक़्तिदार पे इक्तफा कर लेंगे कि ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा उसका है, तो उसके बाद शफाफियत की बात पॉलिटिकल पार्टी कैसे कर सकती हैं? देखिए, मैं आपकी बात से इस हद तक एग्री करूंगा कि जब आप के पास स्ट्रेंथ ना हो और आपको मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़े तो आप कॉम्प्रोमाइज ही होते हैं। इसमें फिर एक पार्टी अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मामलात को तय करे तो आप उसका कोई हल नहीं निकाल सकते, आपको उस निजाम के अंदर रह के ही सरवाइव करना है। तो यहाँ पे जो है वो सर्वाइवल की जंग ही चल रही है यहाँ पे। तो आप और लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, मेरा जाती एनालिसिस कि इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को भी डिसीजन मेकर होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क का जो निजाम है वो इस्टेब्लिशमेंट भी उसकी जरूरत है, उसके बगैर भी मामलात आगे नहीं चल सकते। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।